नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। सबसे बड़ा सवाल जो फिजाओं में तैर रहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वो उम्मीदवार कौन होगा जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका उम्मीदवार बनेगा और शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर उपराष्ट्रपति बन भी जाएगा। जिस नाटकीय और सनसनीखेज तरीके से धनखड़ जी की विदाई हुई थी उसके बाद से लगातार अफवाहों का, चर्चाओं का दौर गर्म रहा। कई सारे नाम फिजाओं में तैरे, लेकिन जो नाम सामने आ गया है सबके लिए, और लगातार आप उनके प्रोफाइल को भी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इसीलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी, हाँ सीपी राधाकृष्णन जी, जिनको एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वो हैं कौन? तो चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन जी, हाँ सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। सी के पुन्नुस्वामी और के जानकी के घर जन्मे राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक यानी बीबीए की पढ़ाई की है। आरएसएस के स्वयंसेवक राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बन गए थे, यानी संघ से उनका जुड़ाव बहुत शुरुआती दौर से बना हुआ है और अब उसी की परिणति दिखाई देती है कि वो तमाम चर्चाओं और अटकलों को विराम देते हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से घोषित हो गए हैं। दिल्ली भी आ गए हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हो गई है। 25 नवंबर 1985 को सीपी राधाकृष्णन जी की शादी आर सुमति से हुई। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। 68 साल के राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय कोंगू विल्लार से आते हैं। खेलों के शौकीन राधाकृष्णन कॉलेज के स्तर पर टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक थे। वो कितनी लंबी दूरी के धावक हैं ये तो उपराष्ट्रपति पद पर उनकी उम्मीदवारी से स्पष्ट हो जाता है। फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। खेलों के शौकीन राधाकृष्णन जी को क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी जबरदस्त शौक रहा है। अब बात करते हैं, ये उनका जीवन परिचय हो गया, उनका परिवार हो गया, पढ़ाई और उनके शौक हो गए, लेकिन बात करते हैं राधाकृष्णन जी की सियासी पारी की। साल 1996 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव बनाया गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर सीट से जीतकर वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे। इस दौरान संसद में वे टेक्सटाइल पर जो स्थायी समिति बनी थी उसके सदस्य भी रहे। 1999 के चुनाव में फिर से कोयंबटूर सीट पर जीत का परचम उन्होंने फहराया। ये पीएसयू समिति, वित्त पर परामर्श समिति और शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली विशेष समिति के सदस्य भी राधाकृष्णन जी रहे। मतलब उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। अलग अलग संसदीय समितियों के सदस्य रहते हुए उन्होंने इन विषयों को गंभीरता से, गहराई से जाना और समझा है, और इससे ये भी पता लगता है कि सरकार को उन पर कितना भरोसा शुरू से रहा है। साल 2004 में राधाकृष्णन जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारतीय संसदीय दल के हिस्से के रूप में संबोधित भी किया था। वो भारतीय संसदीय दल जो गया था संयुक्त राष्ट्र में उसके सदस्य थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन भी दिया था। राधाकृष्णन ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा रहे हैं। 2004 से 2007 के दौरान वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 93 दिनों में उन्होंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान सभी नदियों को जोड़ने, समान नागरिक संहिता, शैक्षणिक पर्यटन जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया। मतलब ये समझ में आता है कि उनको अगर किसी पद की जिम्मेदारी मिलती है तो उसको लेकर वो कितने गंभीर हो जाते हैं। तमिलनाडु में भाजपा अपनी उपस्थिति कायम करने के लिए संघर्ष कर रही है और ऐसे में जब उनको तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, तो उन्होंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा की और भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। क्योंकि वो संघ से और उसकी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए ज़मीनी कार्य करने में उनकी एक अलग तरह की विशेषज्ञता भी बन गई है। इस तमिलनाडु की पूरी यात्रा के दौरान ही राधाकृष्णन जी ने छुआछूत के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। इसको लेकर जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया और वे आज तक भी छुआछूत जैसी इस गंभीर समस्या के बहुत मुखर विरोधी हैं और इसीलिए अपनी यात्रा के दौरान भी उन्होंने पूरे तमिलनाडु में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। ये भी माना जाता है कि इस यात्रा के बाद ही राधाकृष्णन जी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। इसके अलावा
उन्होंने अन्य पद यात्राएं भी की। 2016 से 2020 तक वे कोचीन स्थित कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में कोयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के ऑल इंडिया प्रभारी रहे और उन्हें केरल का जिम्मा भी सौंपा गया। अब बात कर लेते हैं कि उनको जो सियासी जिम्मेदारियां मिली उसके अलावा कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारियों को, संवैधानिक पदों को उन्होंने सुशोभित किया और संवैधानिक दायित्वों को संभाला। 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने मात्र 4 महीने में राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर लिया और जनता व प्रशासन से सीधे संवाद किया। मतलब वही स्टाइल उनका संघ वाला, जैसे वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा कर दी, वैसे ही जब झारखंड का राज्यपाल बनाया गया तो उन्होंने सभी जिलों का तूफानी दौरा किया और सीधे जनता और प्रशासन से संवाद कायम किया। 31 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। इसी बीच साल 2024 में इन्हें तेलंगाना का भी राज्यपाल बनाया गया था। इतना ही नहीं, ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी बनाए जा चुके हैं। 17 अगस्त 2025 को उन्हें देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जिसकी इस इंतज़ार सभी को लंबे समय से था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को ही अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्यों चुना। धनखड़ के रूप में जो प्रयोग उन्होंने किया था वो शायद बूमरैंग कर गया, भारी पड़ गया भाजपा को, क्योंकि धनखड़ जी अपने कद से शायद ज़्यादा बड़ा होने का प्रयत्न करते रहे और जिस तरह का संघर्ष उनके और भाजपा के बीच, सत्ता के बीच चला, उसकी आखिर में परिणति यही हुई कि धनखड़ जी ने इस्तीफा देकर अपने पद से विदाई ले ली। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी था कि वो कोई ऐसा नाम चुने जहाँ पर इस तरह का कोई विवाद, इस तरह का कोई संघर्ष सामने दिखाई न दे। इसीलिए ये समझ लेते हैं कि आखिर भाजपा ने राधाकृष्णन जी पर ही क्यों भरोसा किया है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान सिर्फ उनकी आरएसएस और भाजपा में लंबी पारी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु और दक्षिण भारत में भाजपा की पैठ को बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास है और ये संकेत भी दे रहा है कि भाजपा दक्षिण पर अपनी नज़र लगातार बनाए हुए है। भाजपा तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश लंबे समय से कर रही है और 9 महीने के भीतर ही तमिलनाडु में चुनाव भी होने वाले हैं, उस पर भी निगाह रखते हुए इस नाम का ऐलान किया गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राधाकृष्णन का समर्थन डीएमके भी करेगी या नहीं करेगी। सीपी राधाकृष्णन दरअसल तमिलनाडु से आते हैं। राज्य में अभी एमके स्टालिन की डीएमके की सरकार सत्ता में है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन किया है। कुछ उदाहरण जान भी लीजिए। जब यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, तब शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वे महाराष्ट्र से आती हैं। इसी तरह जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को नामित किया तो एनडीए में होने के बावजूद शिवसेना और जदयू दोनों ने ही उन्हें अपना समर्थन दिया। ऐसा ही जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया तो जदयू ने विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन किया, क्योंकि वे बिहार के राज्यपाल थे। इसी तरह राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर द्रमुक के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने भी एनडीए का एक अच्छा फैसला इसको बता दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि द्रमुक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और वह गठबंधन के फैसले का पालन करेगी। तो अब ये देखना होगा कि चूंकि तमिलनाडु से ही वो आते हैं तो वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो क्या फैसला लेती है। माना यह जाता है कि स्थानीय व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो वहाँ की सरकारें समर्थन करती है अपने गठबंधन की लाइन से अलग जाकर भी। अब सवाल ये भी उठता है कि सीपी राधाकृष्णन की जो ये दावेदारी है उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, ये कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, क्या वो आसानी से इस पद पर जाकर शपथ ले लेंगे या उनकी राह में कोई अड़चनें भी हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होती है। मतलब प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है, अनुपातिक पद्धति से ही चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों का भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं।
बशीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद से इस सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो पाया है और इसीलिए 542 सांसद हैं लोकसभा में जो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में 245 के मुकाबले फिलहाल 239 सांसद हैं। इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 6 सीटें खाली हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से हैं और एक पंजाब से हैं, जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं झारखंड के झामुमो के शिबू सोरेन का निधन इसी महीने 4 अगस्त को हुआ है, तो फिलहाल ये खाली राज्यसभा की सीटें भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं होने हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 227 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 239 सांसद वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। यानी कुल मिलाकर 22 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो इसमें 781 सांसद वोट डालने के अधिकारी होंगे। गौरतलब यह है कि दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल 788 होता है, तो 781 का अभी ऐसा संख्या बल है जो वोट करने का अधिकार रखता है। अब चलते चलते हम ये भी समझ लेते हैं कि संख्या बल क्या है जिसके आधार पर ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और तय किया जाएगा कि सीपी राधाकृष्णन या कोई और। अभी तक क्योंकि इंडी गठबंधन ने अपना पत्ता नहीं खोला है, अभी उनके बीच में विचार मंथन ही चल रहा है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर वोटरों की संख्या 781 है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए होंगे। हालांकि अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार रहते हैं और प्रथम वरीयता के वोटों में से किसी को 392 वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों को भी गिना जाएगा। इस लिहाज से विजेता का फैसला तभी तय होगा जब 2 उम्मीदवार खड़े हों और उनमें से दोनों को ही 391 या 392 की जो संख्या है वो प्राप्त नहीं हो, तो द्वितीय वरीयता के वोटों से फैसला होगा। ये भी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार विपक्ष खड़ा ही न करे, लेकिन ये अभी तय होना बाकी है। लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के 240 सांसद हैं। इसके बाद 2 और पार्टियों तेदेपा और जदयू के पास 16 और 12 सीटें हैं। वहीं शिवसेना के पास 7 और लोजपा के पास 5 सांसद हैं। इन 5 पार्टियों को ही मिला दें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में अकेले भाजपा के 102 सांसद हैं। लोकसभा में एनडीए सांसदों और राज्यसभा के भाजपा सांसदों का आंकड़ा ही एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा राज्यसभा में जदयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 सांसदों के साथ जेडीएस, एनपीपी, रालोद जैसे एक सांसदों वाले दल भी एनडीए का हिस्सा हैं। मनोनीत सांसद भी अगर एनडीए उम्मीदवार का वोट करते हैं तो जीत का अंतर बढ़ भी सकता है। मतलब ये कि कुल मिलाकर 391 या 392 का आंकड़ा प्राप्त करना एनडीए के लिए और सीपी राधाकृष्णन के लिए कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल की स्थिति में देखना यह है कि विपक्ष क्या रुख अपनाता है, क्या किसी उम्मीदवार को खड़ा करता है और चुनाव होने के बाद ही उपराष्ट्रपति तय होगा या फिर निर्विरोध ही सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। जगदीप धनखड़ के जाने के बाद जिस तरह की स्थिति बनी थी वो फिलहाल अब खत्म होती दिखाई देती है। फैसला लिया भी जाना था और 17 अगस्त को आखिरकार सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित हो गया। तो हमने जानने की कोशिश की कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार बने हैं वो कौन हैं और उनकी जीतने की स्थितियां और आंकड़ों का खेल क्या कहता है। बात को समझने और समझाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला.com।